हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर एंड मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं आज आपको इस क्लास के अंदर। अब आप पूछोगे क्वेश्चंस हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं, तो मैंने देखा है कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम यूजीसी नेट है क्या, इसके अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम होता है, कैसा पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है। अभी भी बच्चों को नहीं पता है कि यूजीसी नेट के बारे में कि क्या होता है, कैसा एग्जाम है। ठीक है, तो आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ यूजीसी नेट कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी भी कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो सीधे सीधे यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर करने के बाद में। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। अगर आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है तो आप आगे जाके रिसर्च भी कर सकते हो, एक रिसर्चर भी बन सकते हो। आपको रिसर्च करने के लिए स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं। और अब तो रिसर्च का जो अमाउंट है यानी कि जेआरएफ का जो अमाउंट है वो 37,000 कर दिया है, यानी कि अब एवरी मंथ आपके अकाउंट में 37,000 ऑटोमेटिक गवर्नमेंट से मिल जाएंगे आपको रिसर्च करने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, है ना। और अगर मैं और बेनिफिट्स की बात करूं तो काफ़ी सारी ऐसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उस पोजीशन के लिए वो यूजीसी नेट रखती है। यानी कि काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूजीसी नेट वाले लोगों को उनके लिए, है ना, भर्ती खोलती है, उनके लिए वैकेंसीज खोलती है। तो आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके यूजीसी नेट का पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। बस आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना है, उसके बाद में तो सिर्फ आपके पास में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में। ठीक है, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों का बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, हम कब दे सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम को, या फिर क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हमारी इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में सिर्फ 50% ही होना चाहिए मास्टर्स के अंदर और आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यानी कि एलिजिबल हो उसको देने के लिए, है ना। यानी कि आपके पास में मास्टर्स के अंदर सिर्फ 50% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से, एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास में मास्टर्स के अंदर सिर्फ 50% होने चाहिए तो आप यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो फिर आपके पास में 55% होने चाहिए मास्टर्स के अंदर। ठीक है, ओबीसी को, एससी एसटी वाली जो कास्ट है उनको थोड़ा 5% का रिलैक्सेशन मिला है, उनके लिए 50% है, जनरल वालों के लिए 55% है मास्टर्स के अंदर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो छोटी सी बात है, 50-55% तो ऐसे ही आ जाते हैं हमारे मास्टर्स में, तो है ना। तो मास्टर्स में आपके पास में 50-55% होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में एग्जाम देना चाहिए हमको, या फिर जब हम मास्टर्स कर रहे हैं तो उस दौरान हम एग्जाम को दे सकते हैं। तो आप जब मास्टर्स कर रहे हो अपना तो आप अपीयरिंग के अंदर भी अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप पीजी खत्म करने के बाद में ही अपना एग्जाम दो। आप पीजी जब कर रहे हो तो आप अपीयरिंग के अंदर भी अपना यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हो। लेकिन आपको जो यूजीसी नेट का फिर जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो आपको अपना पीजी पूरा कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम यूजीसी नेट के अंदर दे सकते हो अगर आप पीजी के अंदर अपीयरिंग हो तो। ठीक है, दूसरा डाउट होता है बच्चों का कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए
जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम पे हमारा सब्जेक्ट क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि आप जब मास्टर्स करते हो ना, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है और आपका यूजीसी नेट में जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट से अपना पीजी कंप्लीट किया है, जैसे सपोज अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस से पीजी कंप्लीट किया है तो फिर आप यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही दे सकते हो, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि मैम मैंने पीजी तो हिस्ट्री से किया है, तो क्या अब मैं पॉलिटिकल साइंस से या फिर ज्योग्राफी से दे सकता हूँ क्या यूजीसी नेट का पेपर? तो नहीं, आप नहीं दे सकते हो। आपका पीजी का सब्जेक्ट और आपके यूजीसी नेट का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट से अपना पीजी कंप्लीट किया था, यानी कि मास्टर्स कंप्लीट किया था, वही आपका यूजीसी नेट के अंदर भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको अगर पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। मैं ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे। जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए और आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC STs के लिए आपके पास में 50% होना चाहिए मास्टर्स के अंदर। ठीक है, आप जब मास्टर्स कर रहे हो तो उस दौरान आप अपीयरिंग के अंदर भी अपना एग्जाम दे सकते हो, और मास्टर्स का सब्जेक्ट और यूजीसी नेट का सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने हिंदी में भी रखा है, तो अगर आप चाहो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो वो है कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम कैसे होता है, क्या पेपर है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपका यूजीसी नेट में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सबका कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका पेपर 1 जो है वो सबका सेम ही होता है। ठीक है, पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर इंटू 50 इंटू 2 करोगे तो कितने हो गए, 100 हो गए। तो यानी कि आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। ठीक है, आपका पेपर 1 हो गया 100 नंबर का। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 जो है मैंने आपको बताया था कि आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वही आपका यूजीसी नेट में भी होगा, तो वो होता है फिर आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो आपके खुद के सब्जेक्ट का होता है। इसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ भी 2 नंबर का होता है, यानी कि आपके पेपर 2 जो है आपका 200 नंबर का होता है। यानी कि कुल मिला के आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है दोनों आपके 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं कि मैम इस पेपर को करने के लिए टाइम कितना मिलता है। ठीक है, क्या हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग दिन होते हैं क्या, या फिर हमको अलग अलग टाइम मिलता है क्या पेपर 1 करने के लिए, पेपर 2 करने के लिए? तो नहीं, आपको कुछ अलग अलग टाइम नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई अलग अलग दिन मिलते हैं पेपर 1 और पेपर 2 करने के लिए। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर 1 और पेपर 2 करने के लिए। ठीक है, आप जैसे ही जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपका पेपर का टाइमिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पे ही आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के। अब आपको इन 150 क्वेश्चन को उन 3 घंटों के अंदर पूरा करना होता है। अब आप चाहे पहले पेपर 1 करो चाहे पहले आप पेपर 2 करो, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे करो, लेकिन आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट करने के लिए। उन 3 आवर्स के अंदर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कंप्लीट करना होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी थोड़ी है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पे टाइम सिर्फ 3 घंटे ही मिलते हैं और आपके पास में 150 क्वेश्चन होते हैं पूरे करने के लिए, है ना। तो आपके पास में सिर्फ 3 ही घंटे मिलते हैं, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपको दोनों साथ में ही करना होता है। ठीक है, अब जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस, वो आपके सिर्फ MCQs आते हैं, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके 4 ऑप्शंस देते हैं। आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर जो है वो आपको टिक करना होता है। ठीक है, कोई डिटेल वाले क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपसे MCQs पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक और अच्छी बात हम यूजीसी नेट वाले लोगों के लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूजीसी नेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हम पूरे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के कि हमारे नंबर जो है वो कटेंगे अगर गलत हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
तो कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हम चाहे तो हम तुक्का भी लगा के आ सकते हैं वहाँ पे। चाहे अगर हमको कोई 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो हम उन 10 के ऊपर तुक्का लगा के आ सकते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हो सकता है कि तुक्के से ही 10 क्वेश्चन में से अगर 5 भी सही हो जाते हैं तो हमको बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। पैटर्न जो है वो मैंने आपको हिंदी में भी दिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में पीडीएफ में जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब आपके पेपर 1 के अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपके टोटल 10 यूनिट्स होती है पेपर 1 के अंदर, ठीक है। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स होती है। पेपर 2 में भी जो आपका सब्जेक्ट होगा खुद का, उसमें भी आपकी 10 यूनिट्स ही होती है, बस सब्जेक्ट टू जो होगा वो आपका खुद का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पेपर 1 जो है वो सबके लिए सेम होता है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर होता है आपका कम्युनिकेशन, फिर होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, एक होता है आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला, एक चैप्टर होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, एक चैप्टर होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का, एक होता है आपका आईसीटी का, एक चैप्टर होता है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला, और एक चैप्टर होता है आपका हायर एजुकेशन एंड सिस्टम वाला। तो ये सब मिला के आपके टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के एग्जाम के अंदर, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है। पहले आता है आपका शिक्षण योग्यता, फिर अनुसंधान योग्यता, फिर पठन बोध, संचार, तर्क शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति, डेटा इंटरप्रिटेशन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लोग और पर्यावरण वाला, और लास्ट चैप्टर होता है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली वाला, ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन वाला। तो ये 10 चैप्टर्स आते हैं आपके पेपर 1 के अंदर, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पेपर 2 सबका अपना अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है। तो पेपर 2 में भी आपके 10 ही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास में पेपर 2 देने के लिए टोटल 83 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इन 83 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पेपर 2 है वो इन 83 सब्जेक्ट में से सिलेक्ट करके और अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट में अपने स्कोर को कैसे हम इंक्रीज करें, यानी कि ऐसा क्या करें कि बाकी बच्चों से हटके, बाकी बच्चों से अलग हमारे स्कोर जो है वो अच्छे आ सके, ज़्यादा आ सके दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो कुछ आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होगी यहाँ पे। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहली मेरी टिप है आपको कि आप अपने सिलेबस को देख लो इन डेप्थ के अंदर कि आपका पेपर 1 में कितने चैप्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं, पेपर 2 में कितने चैप्टर्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ही देखना चाहिए। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस को देखो कि उसमें क्या दिया हुआ है और मेरे को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली यही टिप है कि अपने सिलेबस को इन डेप्थ के अंदर देख लो, ठीक है। दूसरी टिप है मेरी कि आप अपना टाइम टेबल बना लो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। अब सबका स्केड्यूल अलग अलग होता है, सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ जो है वो घर भी संभालती है और फिर वो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रही है। तो सबका स्केड्यूल जो है वो अलग अलग होता है। तो सबको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो, आपका भाई पीजी चल रहा है और उस दौरान ही अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप भाई अगर 2 बजे तक आप कॉलेज में रहते हो तो अपना उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि मैं 2 बजे तक तो कॉलेज में रहती हूँ, 3 बजे फिर मैं कॉलेज से आऊँगी, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर 3 बजे के बाद में फिर आप अपना टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अगर कोई लोग हैं जो जॉब करते हैं तो जॉब करने वाले भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। अगर वो दिन में जॉब करते हैं तो वो फिर रात में पढ़ाई करें, अगर उनकी नाइट शिफ्ट्स होती है तो फिर वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। तो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम पे मेरा ये स्केड्यूल होता है तो मुझे इस टाइम के अकॉर्डिंग ये काम तो करना ही है, तो फिर मैं इतने बजे अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लो। फिर उसके बाद में मेरी टिप है आपको कि आप हर टॉपिक को एक सफिशिएंट टाइम दो। हर टॉपिक को सफिशिएंट टाइम देने का क्या मतलब है यहाँ पे, अब आपको पेपर 1 के अंदर आपके 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च में, कम्युनिकेशन में 10 चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं अंदर उसके, ठीक है। फिर अगर मैं
पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में भी आपके 10 चैप्टर्स हैं और उन 10 चैप्टर्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको 10 चैप्टर पेपर 1 के करने हैं, 10 चैप्टर पेपर 2 के करने हैं, उसके बाद में फिर आपको करंट अफेयर्स को भी पढ़ना होता है। तो आपके पास में इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन टाइम अगर हम दिसंबर के एग्जाम को रखें हमारे पास में, तो टाइम कितना है हमारे पास में, सिर्फ 4 से 5 महीने हैं, पूरे 5 महीने। तो इन 5 महीने में हमको 10 चैप्टर पेपर 1 के करने हैं, 10 चैप्टर पेपर 2 के करने हैं, करंट अफेयर्स को भी रोज रोज हमको दिमाग के अंदर रखना है ना। और इन चैप्टर्स को भी हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, इन डेप्थ के अंदर इनकी स्टडी करनी है। तो हमको इतना सब कुछ करना है सिर्फ 5 महीने के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग हमको हमारा ये टाइम टेबल बनाना है कि हमको हर टॉपिक को एक सफिशिएंट टाइम देना है। अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है मैं एक एक चैप्टर को आराम से एक महीने तक कंप्लीट करूंगी, तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं होगा फिर एग्जाम जब तक आ जाएंगे तब तक, तो है ना। तो आपको ऐसा देखना है कि मेरे को 10 दिन रखने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, 10 दिन रखने रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपना हर एक टॉपिक को, आपको अगर कुछ टॉपिक लगता है कि मेरा वो टॉपिक डिफिकल्ट है तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड तो ईजी है, वो मैं ईजिली कवर कर लूँगी, तो आप उसको 5 से 6 दिन दो, 10 दिन दो, जितना भी आपको लगता है। आपको लगता है कि मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा टफ है, मुझे नहीं आता है वो, तो आप जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको ज़्यादा टाइम दो। तो हर एक टॉपिक को आप सफिशिएंट टाइम दो, ठीक है। अगली टिप है मेरी कि आप जो आपका टाइम टेबल बनाओगे उसको आप रेगुलरली फॉलो करो। अब बच्चे क्या होते हैं ना, टाइम टेबल जब आप अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं उनको लगता है कि भाई 6 महीने बाद तो मेरा एग्जाम है, तो इन 6 महीने के अंदर तो मुझे बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। तो जब शुरुआत होती है ना, पहले दिन दूसरे दिन, उस दिन तो बड़े जोश में होते हैं, बहुत अच्छी सी कॉपी लेके बैठेंगे, सुंदर सा पेन लेके बैठेंगे और लाइनें खींचेंगे अच्छा सुंदर सुंदर में लिख के उसमें, और मस्त सा टाइम टेबल बनाते हैं। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन सोचते हैं अब ठीक है, अब मैं 5 घंटे से 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर 2 से 1 ही पढ़ लेती हूँ। फिर धीरे धीरे करते करते टाइम टेबल जो बनाया था वो कहाँ छूट जाता है पीछे, हमको पता ही नहीं चलता है ना। क्योंकि जब शुरू में तैयारी शुरू करते हैं तब तो बड़ा जोश होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब पता चलता है ना कि भाई इसमें इतनी मेहनत लगेगी, तो फिर उस मेहनत के डर की वजह से क्या होता है, टाइम टेबल जो है वो धीरे धीरे छूट जाता है। कभी कुछ काम आ गया तो वहाँ पे काम करने चले गए, कभी दोस्तों के साथ में घूमने चले गए, कभी छुट्टी हो गई, है ना। तो ऐसे करके टाइम टेबल जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है उसके अंदर। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अगर एक टाइम टेबल बना लिया है तो उसको रेगुलरली आपको फॉलो करना है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी रखोगे ना, भाई एक दिन आपने सोच लिया कि मेरे को हर दिन 5 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे उन 5 घंटे के अलावा मुझे कुछ काम आ जाए, छुट्टी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मेरे को 5 घंटे डेली अपने पढ़ाई को देने ही देने हैं। और अगर आप ये 5 घंटे डेली दोगे 5 महीने 6 महीने तक, तो फिर आप जो रिजल्ट चाहते हो ना, वो रिजल्ट फिर क्यों नहीं आएगा बताओ, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आपने 1 दिन 2 दिन टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो कर लिया, 5 दिन बाद 6 दिन बाद उस टाइम टेबल को भूल गए, अपने अकॉर्डिंग ही चलने लग गए, फिर आप सोचोगे कि नहीं मेरा तो जीआरएफ क्लियर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे होगा। आपने तो टाइम टेबल तो फॉलो किया नहीं है, मेहनत तो करी नहीं है, तो फिर कैसे आप जीआरएफ को क्रैक करोगे। तो टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करो, ठीक है। और उसके साथ में एक और टिप है कि आप जब टाइम टेबल बनाओ ना, तो उसमें ऐसा बनाओ कि आप एक टॉपिक डिफिकल्ट रखो, एक टॉपिक इजी रखो, ठीक है। आप अगर एक दिन तो ऐसा करोगे कि भाई एक दिन मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं ना, आपने कभी नहीं पढ़े, वो सारे डिफिकल्ट टॉपिक आप एक ही दिन में डाल दिए। दूसरे दिन का आपने टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि भाई जो आपको सब कुछ आता है, जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो सारे टॉपिक आपने उस दूसरे दिन में डाल लिए। तो दूसरे दिन का टाइम टेबल आपने बहुत ही इजी बना लिया। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप खुद भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसके अंदर चूज करना है कि एक टॉपिक तो थोड़ा ईजी रहे जो मेरे को आता हो, एक टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो, ताकि बैलेंस वे में आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम टेबल के अंदर ये ध्यान रखना कि जो भी टाइम टेबल बनाओगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें ये देखना है कि एक टॉपिक ऐसा हो जो आपके लिए थोड़ा इजी हो, एक टॉपिक ऐसा हो जो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। ना ही ज़्यादा इजी टॉपिक्स लेके चलने हैं आपको एक ही साथ में, और ना ही ज़्यादा एक ही साथ में टफ टॉपिक्स लेके चलने, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की, अगर दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ, तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। अब उससे क्या होगा, जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। अब क्या होता है ना, काफ़ी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मुझे चैप्टर्स तो अच्छे से समझ में आ गए, मुझे टॉपिक्स तो अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन
जब मैं क्वेश्चंस करने बैठती हूँ तो फिर क्वेश्चन मेरे से पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन जो पूछते हैं वो घुमा फिरा के पूछते हैं, जिसके अंदर हमारा दिमाग जो है वो घूमता है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आदत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है ना। काफी बार होता है ना कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमको इनमें से सिलेक्ट करना है जो गलत है, लेकिन हमको क्योंकि आदत नहीं है क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो सही है वो वाला। नॉट को, ट्रू फॉल्स को हम क्वेश्चन में देखते ही नहीं है, ढंग से पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हमको आदत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की। कभी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए, मॉक टेस्ट लगा ही नहीं। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे, तो आप क्वेश्चन को रीड कैसे करोगे, और रीड नहीं करोगे तो फिर ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना एग्जाम के अंदर, वो फिर होती ही होती है। तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ, उससे आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया, अब इसके क्वेश्चंस लगा के देखती हूँ क्या मुझे समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, अब क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस लगा के आपको पता चलेगा कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहे, थोड़े क्वेश्चंस जो है वो मेरे गलत हो रहे हैं। तो आपको पता चला कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी टिप की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली सॉल्व करना ही करना है। एटलीस्ट 5 से 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप क्या करो, उनकी फोटोकॉपी निकाल के अपने पास में रख लो, और फिर आप जितना हो सके उतना उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो। उनको देखो कि पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, पहला कैसा पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, अब कैसा पैटर्न है ना। तो आपको आइडिया होगा कि भाई अच्छा पिछले साल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले टिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा ये वाली टिप जो है वो आपको अच्छी लगेगी कि आप थोड़ा अपने आप के लिए भी टाइम निकालो टाइम टेबल बनाते टाइम पे। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं ना, उनको बोल दिया मैडम ने कि भाई आपको कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर JRF जो है वो क्रैक नहीं होगा। अब वो इसको ले लेते हैं गलत मतलब में। अब वो क्या करते हैं, दिन भर 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई में किताबों के अंदर घुस जाते हैं। तो जब तक एग्जाम आती है तब तक क्या होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि पहले 5 महीने तो इतने पढ़ाई में लग गए कि ना घर से बाहर निकले, ठीक है, ना अच्छे से खाना खाया, ना अच्छे से रेस्ट करा, ना अच्छे से सोए। ठीक है, तो फिर जब तक एग्जाम आती है तब तक उनके अंदर फिर बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, तो वो फिर केपेबल ही नहीं होते एग्जाम में बैठने के लिए। तो जो 5 महीने जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी वो फिर वैसे ही वेस्ट हो जाती है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई तो करनी है, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इतनी भी मत करो कि आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है ना। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, बाहर की हवा लगनी भी ज़रूरी है। ठीक है, कमरे के अंदर बंद करके बैठोगे अपने आप को, सिर्फ पढ़ाई करोगे ना तो उससे भी बीमारियां हो जाती है फिर एक जगह बैठे बैठे रहने से भी। तो बाहर जाओ, थोड़ी बाहर की फ्रेश हवा लो। ठीक है, थोड़ा टाइम निकालो जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी बातें करो, ताकि क्या होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। तो आप जब दूसरी बार जब बैठोगे ना पढ़ने के लिए तो आप फिर फ्रेश माइंड से बैठोगे। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम निकालो, अपने टाइम टेबल के अंदर कुछ ऐसा सेट करो कि भाई ठीक है, मैं अगर 5 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 5 घंटे के बीच में इस टाइम पे मैं आधा घंटा थोड़ा ब्रेक लूँगी, यहाँ पे मैं 10 मिनट थोड़े सोऊंगी, यहाँ पे मैं थोड़ी 5 मिनट नैप लूँगी। ऐसे थोड़े थोड़ी देर में अपने लिए भी थोड़े टाइम निकालो, ताकि आप जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठो तो फिर फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए बैठोगे। ठीक है, और फिर दूसरा टिप यही है कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आपको एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। ठीक है, अब एक टिप यहाँ पे देती हूँ मैं आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है उसके 4 ऑप्शन दिए, आपको ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, तो क्या करो, पहले अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में उसके 4 ऑप्शंस को देखो और फिर अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले तो वो देखो जो इसका आंसर नहीं बन सकता है। सबसे पहले कभी भी वो मत देखो कि इसका आंसर क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, वो देखो सबसे पहले। जो नहीं बन सकता है उसको काटते जाओ, उसको एलिमिनेट करते जाओ, तो जो भी लास्ट में बचेगा वो फिर उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन की टेक्निक लगा के आप तुक्के वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुक्के लगा सकते हो उसके अंदर अपने।
तो ये थी आपकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक मेरी छोटी सी टिप जो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपकी एक कट ऑफ की एक वो PDF लगाई है, फोटो लगाई है। आप अगर अपनी कट ऑफ देखना चाहते हो अपने उसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो कि आपका क्या सब्जेक्ट है और उसकी क्या कट ऑफ होती है, ठीक है। जनरल में क्या कट ऑफ होती है, EWS में, OBC में, SC ST में आपकी क्या कट ऑफ है आपके सब्जेक्ट को लेकर, JRF को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, आप वो देख सकते हो, ठीक है। मैं PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तब देख लेना, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम तो है 24 घंटे हैं हमारे पास में, लेकिन अब उस 24 घंटे के अंदर हमको इतना सारा काम करना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है पूरे दिन में करने के लिए कि हमको पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ मैं आपको टिप्स देती हूँ जो आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बना लो। किसी भी चीज़ को अगर आपको देखना है कि मैं इसको अच्छे से कैसे कर सकूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले टाइम टेबल बना लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर लो। प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट आपका 2 ही है, पेपर 1 है, एक है आपका पेपर 2, ठीक है। अब देख लो कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 में से आपको ईजी कौन सा लगता है और आपको टफ कौन सा लगता है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को पेपर 1 जो है वो टफ लगता है, क्योंकि पेपर 2 तो हमने हमारी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। तो पेपर 2 जो है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से ही आता है, कहीं और से नहीं आता है, ठीक है। तो पेपर 2 तो क्या होता है ना, हमने पढ़ा हुआ होता है। लेकिन पेपर 1 में जो टॉपिक्स आते हैं ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़े होते हैं, ना ही हमने कॉलेज में पढ़े होते हैं, UG PG के अंदर, ठीक है। तो कुछ बच्चों को पेपर 1 ज़्यादा टफ लगता है, कुछ को पेपर 2 टफ लगता है। तो आपको जैसे अपना सब्जेक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो कि भाई मुझे पेपर 1 टफ लगता है तो पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दो, और पेपर 2 टफ लगता है तो पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को क्या करो, प्रायोरिटाइज करो। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को क्या करो, प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। अगली टिप है कि रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम करते रहो। रिवीजन के लिए आपको डेली कुछ एक ऐसा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, डेली निकालना है ये, ठीक है। कि भाई आज मैंने पेपर 1 में ये 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं और पेपर 2 के अंदर ये 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं। तो जब आपने कंप्लीट कर लिए तो कंप्लीट करने के 1 घंटे बाद में क्या करो, उसका रिवीजन करो। आज के दिन ही जो आपने पढ़ा है उसको आज के दिन ही उसको रिवीजन करके उस टॉपिक को क्लोज कर दो। दूसरे दिन के लिए छोड़ो ही मत उसको कि भाई ठीक है आज पढ़ लिया, उसका रिवीजन जो है वो मैं कल कर लूँगी, नहीं। आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन आज ही करो और उस टॉपिक को आज के आज ही ख़त्म कर दो, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे वाला भूलता जाओगे, आगे वाले पढ़ने से फिर कोई मतलब नहीं है ना। आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा फिर तो, कि भाई पीछे क्या पढ़ा वो तो भूल गए, अब आगे नए नए टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन जब दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो फिर पीछे वाला भूल जाओगे, फिर आगे नए नए टॉपिक्स पे चले जाओगे। तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टिप है कि पढ़ते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहो। मैंने आपको बताया ना कि भाई ठीक है आपने रखा कि मैं सुबह अगर है ना मैं 4 घंटे या फिर 3 घंटे में सुबह कंटिन्यू पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक निकालो अपने आप के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालो अपने आप के लिए कि भाई 3 घंटे में से ठीक है मैं 15 मिनट थोड़ी रेस्ट करूँगी और फिर बाद में मैं 1.5 घंटे फिर से पढ़ूंगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप के लिए भी निकालो, ब्रेक्स लो थोड़े थोड़े देर के अंदर। उससे क्या होगा, दोबारा जब पढ़ने बैठोगे तो फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए बैठोगे, ज़्यादा बोर फील नहीं होगा आपको, ठीक है। और फिर दूसरी टिप है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट मत करो। मैंने बोला है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो। उन ब्रेक्स के अंदर ये नहीं बोला है कि आप चैटिंग करने लग जाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, है ना, सोशल मीडिया चलाओ। ब्रेक लो, लेकिन उस ब्रेक में जाके थोड़ी देर फ्री बैठो, अपने पेरेंट्स से बातें करो, ठीक है। बाहर की जाके थोड़ी फ्रेश हवा खाओ, ठीक है। फ़ोन चलाओ, ये नहीं बोला है मैंने। तो टाइम वेस्ट मत करो। ये सब जो सोशल मीडिया और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ही है। पढ़ने वाले बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा यही बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को तो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो मैं तो कोई सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। 4-5 महीने हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो, इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लो।
उसके बाद में क्या है, फिर पेपर क्लियर हो जाएगा तो फिर तो मजे ही मजे हैं। फिर कर लेना भाई, जितने मजे करने, जितना फ़ोन चलाना है चला लेना। फिर उसके बाद में एक बार जॉब लग गई, उसके बाद में क्या है, चलाते रहना फ़ोन, फिर कौन मना करेगा, है ना। अभी पढ़ाई कर लो, फ़ोन बाद में चला लेना, टाइम को बाद में, मज़े बाद में ले लेना, ठीक है। अभी थोड़ी मेहनत कर लो, अभी मेहनत कर लोगे तो आगे वाली लाइफ आपकी मज़े से निकलेगी। अभी मज़े कर लोगे तो फिर आने वाली लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो करनी है, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। तो कल क्यों करें, आज ही कर लेते हैं ना, ताकि कल जो है वो थोड़ा हमारा सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी मेरी तरफ से। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 कैसा होता है, क्या होता है, वो सब कुछ मैंने इस एक वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना है जो मैंने नहीं बताया है, जैसे कट ऑफ वगैरह आपको अगर देखनी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये PDF जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और एक और बात, HN अध्ययन पे हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही है। HN अध्ययन पे आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसकी आई थिंक 10 से 12 क्लासेस मैंने पूरी कंप्लीट कराई है। तो आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना। रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी मैंने अभी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। एक क्लास जो है वो मैंने ले भी ली है, तो आप उस एक क्लास को देख लो। आने वाली जो वीडियोस है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो HN अध्ययन जो है वो आपके लिए नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहा है, और भी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग हमको हमेशा सपोर्ट करते रहोगे। और HN अध्ययन के अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारे साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा, कुछ अच्छा नया आपको देखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर।